हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। लास्ट क्लास में हमने इक्विलिब्रियम इन फेजेस पढ़ा था एंड उसमें हमने एक एक्सप्रेशन किया था जिसमें हमने G1 इज इक्वल टू G2 दो फेजेस के लिए हमने जो गिव्स फ्री फंक्शन है पर मॉलिक्यूल उसको इक्वल प्रूव किया था। एंड G1 इज इक्वल टू G2 आने का मतलब था कि किसी कांस्टेंट टेम्परेचर T और प्रेशर P पे it is necessary that Gibbs function per molecule must be equal for the equilibrium, or we can say for the coexistence of both the phases. इक्विलिब्रियम के लिए ये ज़रूरी है कि जो गिब्स फंक्शन है पर मॉलिक्यूल G वो दोनों फेजेस के लिए क्या हो, इक्वल हो। अगर दोनों फेज को एग्जिस्टेंस करेंगी, साथ में होंगी, तो उसके लिए क्या होगा, जो G1 है फेज 1 के लिए दैट वुड बी इक्वल टू G2 फॉर फेज 2। और अगर इस कंडीशन में इफ वी प्लॉटेड अ ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर of the substance when Gibbs function per molecule remains same G1 is equal to G2, so ये जो कर्व है वो क्या कहलाएगा, फेज इक्विलिब्रियम कर्व। तो यहाँ पे देखिए मैंने फेज ड्रॉ भी किया है। दिस इज प्रेशर, वाई एक्सिस पे प्रेशर है, एक्स पे आपका T है, एंड दिस इज द फेज इक्विलिब्रियम कर्व जहाँ पे क्या कंडीशन है, G1 is equal to G2। दिस स्मॉल g is Gibbs function for गिब्स फंक्शन पर मॉलिक्यूल। अब देखिए दिस, ये जो मैंने 1 लिखा है ये फेज 1 है। फेज 1 के लिए G1 इज लेस देन G2, तो जो एंटायर मास है सब्सटेंस का दैट विल बी इन फेज 1। तो ये जो आपका मैटर है, सब्सटेंस है, दैट वो कम्प्लीटली फेज 1 को शो करेगा, फेज 1 में होगा। एंड देखिए ये जो है G1 इज ग्रेटर देन G2, ये जो 2 है ये फेज 2 के लिए है। तो ये कब होगा, जब आपका जो सब्सटेंस है वो कम्प्लीटली फेज 2 में होगा। मतलब ऐसा नहीं कि फेज 1 फेज 2 का मिक्स है, फेज 2 में होगा। तो जितना भी एंटायर मास है सब्सटेंस का वो फेज 2 में होगा। एंड हम कह सकते हैं कि जो सब्सटेंस है इट विल बी परमानेंट इन फेज 2, और यहाँ पे इट विल बी इन परमानेंट इन फेज 1। और इस कर्व पे G1 इज इक्वल टू G2। तो ये है आपका फेज इक्विलिब्रियम कर्व। अब आज का जो हमारा टॉपिक है उसका और इस कर्व का क्या रिलेशन देखिए। दिस फेज इक्विलिब्रियम कर्व कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब dp अपॉन dt, प्रेशर टेम्परेचर dp अपॉन dt। सो ये जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन जो मैंने बोली है dp अपॉन dt में इक्वेशन आपको मिलेगी, वो इक्वेशन क्या होगी, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन होगी। ठीक है। अब उसको डिराइव करने के लिए आपने क्या कंसिडर किया, आपने कंसिडर किया पॉइंट B कर्व पे एंड पॉइंट C कर्व पे। ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में जो आपका टेम्परेचर सपोज T है और प्रेशर आप P है, तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, B पॉइंट पर G1 TP इज इक्वल टू G2 TP। दिस इज इक्वेशन 1। एंड एट द टेम्परेचर एंड प्रेशर एट पॉइंट C पे क्या हो जाएंगे, T प्लस डी टी और P प्लस डी पी। इस पॉइंट पे अगर टेम्परेचर और प्रेशर T और P से हैं तो आफ्टर अ स्मॉल डिस्टेंस क्या रह जाएगा, T प्लस डी टी एंड P प्लस डी पी। तो यहाँ पे जो गिब्स फंक्शन है कैसे डिफाइन करोगे, G1 T प्लस डी टी प्लस P प्लस डी, सॉरी P नहीं, प्लस नहीं बोलूँगी, सॉरी अगर बोलने में कोई गड़बड़ होती है तो आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा, लिखा हुआ सामने ही है। G1 T प्लस डी टी P plus dP is equal to G2 T plus dt P plus dP. If the change in Gibbs function due to small change in temperature T and pressure P are dG1 and dG2, तो क्योंकि टेम्परेचर में और प्रेशर में देर इज अ स्मॉल चेंज dt एंड dP, तो चेंज है, इस वजह से जो गिब्स फंक्शन में चेंज होगा वो हम क्या लिख सकते हैं, G1 प्लस dG1 इज इक्वल टू G2 प्लस dG2। अब इक्वेशन 1 से G1 एंड G2 क्या है, आपके इक्वल हैं, तो आप क्या लिखोगे, dG1 इज इक्वल टू dG2 एंड दिस इज इक्वेशन 3। द चेंज इन गिब्स फंक्शन फॉर ईच फेज कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ गिब्स फंक्शन G। सो दिस इज G। यहाँ पे हम बात कर रहे थे पर मॉलिक्यूल की, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फेज की। ठीक है। फेज 1 है, फेज 2 है, एक सब्सटेंस है तो उसके लिए गिब्स फंक्शन ये है, एक स्टेट है तो। एंड क्योंकि हमारे पास अभी 2 स्टेट्स हैं तो हम देखिए मैंने लिखा जनरल टर्म में Gi इज इक्वल टू EI माइनस TSI प्लस PVI। फेज I अगर मैं लिखती हूँ तो 1 भी हो सकता है, फेज I है वो आपका
2 भी हो सकता है, तो आई कैन बी बोथ, 1 की बात भी कर सकते हैं और 2 की बात भी कर सकते हैं। अब देखिए मैंने जी आई को डिफाइन किया, सो जी आई इज इक्वल टू कैपिटल जी आई अपॉन एन आई, सो दिस इज 1 अपॉन एन आई ई आई माइनस टी एस आई प्लस पी वी आई, ये जो सब लिखा हुआ है ये कैपिटल में लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। So GI we can write as EI minus TSI plus PVI, and this is equation 4. Where for each phase mean energy, this is mean energy, entropy SI is the entropy, and this is VI is volume per molecule, ठीक है। So it is defined here. अब देखिए अगर इस इक्वेशन को मैं डिफ्रेंशिएट करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, डी जी आई इज इक्वल टू डी ई आई माइनस टी डी एस आई माइनस एस आई डी टी प्लस पी डी वी आई प्लस वी आई डी पी। अब फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ क्या है आपका, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी एनर्जी, एंड डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस। सो दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो ये दोनों आप अप्लाई करोगे यहाँ पे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टी डी एस आई इज इक्वल टू डी ई आई प्लस पी डी वी आई। इस वैल्यू को अगर आप इस इक्वेशन में रखते हैं तो डी जी आई की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, देखिए माइनस डी ई आई से डी आई कैंसिल हो जाएगा, पी डी वी आई से पी डी वी आई कैंसिल हो जाएगा। अगर आप इसकी जगह रखते हैं तो टी डी एस आई की जगह, तो विल हैव बोथ द टर्म्स इन नेगेटिव और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास डी जी आई जो बचेगा देखिए वो आएगा माइनस एस आई डी टी प्लस वी आई डी पी, एंड दिस इज इक्वेशन 5। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 5 को उठा के आप रख दो इक्वेशन 3 में। तो इक्वेशन 3 है डी जी वन इज इक्वल टू डी जी टू, फेज 1 पॉइंट बी पर जो आपका डी जी वन है दैट इज इक्वल टू डी जी टू। सो ये आ गया यहाँ से, ठीक है। माइनस एस वन डी टी प्लस वी वन डी पी इज इक्वल टू माइनस एस टू डी टी प्लस वी टू डी पी, और ये सब स्मॉल में चल रहा है, लिखने में आपको लग रहा होगा तो आप इसको थोड़ा स्मॉल कंसिडर कर लीजिएगा। सो वी टू माइनस वी वन डी पी इज इक्वल टू एस टू माइनस एस वन, यहाँ पे एक नेगेटिव चलेगा, कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए दिस इज वी टू माइनस वी वन, और यहाँ पे जो आपका एस वन और एस टू दोनों नेगेटिव में है तो एक नेगेटिव चलेगा, बट हम इसको फिर यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। सो डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू एस टू माइनस एस वन अपॉन वी वन माइनस वी टू, ठीक है। So this equation 6, we know that heat is absorbed or emitted by a substance during the phase change. या तो heat absorb होगी या heat है वो emit होगी during the phase change, and this heat is called latent heat. ये जो heat है during the phase change absorb हो रही है या emit हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, latent heat. And if the heat absorbed by 1 mole substance during the transition of phase 1 to phase 2 is L12, then change in entropy of 1 mole substance. अब ये था आपका 1 अपॉन एन आई के लिए, एंड यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चेंज इन एंट्रोपी फॉर 1 मोल सब्सटेंस, तो मैं लिख सकती हूँ एन एस टू माइनस एस वन, तो दिस इज डी क्यू वन टू अपॉन टी, एंड दिस कैन बी रिटर्न एज एल वन टू अपॉन टी। तो मैंने इक्वेशन 7 को इक्वेशन 6 में पुट कर दिया, तो मेरे पास क्या आया, डी पी अपॉन डी टी एल वन टू एन टी वी टू माइनस वी वन, सो एल वन टू दिस एन वी टू माइनस वी वन इज नाउ वी टू माइनस वी वन। देखिए ये स्मॉल है एंड ये आपके कैपिटल हैं, सो एल वन टू अपॉन टी वी टू माइनस वी वन। ये आपने बात की थी फेज़ 1 में पर मॉलिक्यूल के हिसाब से, और ये आप बात कर रहे हो मतलब पर 1 मोल के हिसाब से, ठीक है। सो वेयर चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस V2 minus V1 is NV2 minus V1. So during the phase transition 1 to phase 2, so this equation 1 is called Clausius-Clapeyron equation. तो यहाँ पे देखो इट इज़ रिटर्न कि जो वॉल्यूम में चेंज है सब्सटेंस के ड्यूरिंग द फेज ट्रांजिशन 1 टू फेज 2 इज गिवन बाय दिस V2 माइनस V1 इज इक्वल टू NV2 माइनस V1. दिस इज स्मॉल v2 एंड स्मॉल v1 एंड दिस इज कैपिटल V2 माइनस V1. सो दिस इज नोन एज क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन. अब हम बात करेंगे, सिंपल सी बात है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट, कि
प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट पे क्या असर आता है। अब देखिए, जब कोई लिक्विड है, व्हेन इट चेंजेस इज फेज फ्रॉम लिक्विड टू गैस, अगर ये अपनी फेज को लिक्विड से गैस में चेंज कर रहा है एट बॉइलिंग टेम्परेचर T, इट्स नॉट पॉइंट, इट्स बॉइलिंग टेम्परेचर T, सो इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या होगा, V2 हम कंसिडर करेंगे V2 इज ग्रेटर देन V1 और द क्वांटिटी V2 माइनस V1 इज पॉजिटिव। V2 माइनस V1 इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे अगर V2 माइनस V1 पॉजिटिव होगा तो ये क्या होगा, dP अपॉन dt भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, विच मीन्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड राइजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर और वाइस वर्सा। आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा एंड प्रेशर घटाओगे तो वॉल्यूम कम होगा। Thus a liquid will boil at lower temperature less than 100 degree centigrade when the atmospheric pressure is less than 76 centimeter of mercury, the normal pressure। ठीक है, तो अगर आप लोअर टेम्परेचर की बात करते हो तो द लिक्विड कैन बॉयल एट लोअर टेम्परेचर लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड when the atmospheric pressure is less than 76 centimeter of mercury, the normal pressure। तो यहाँ पे देखिए बॉइलिंग पॉइंट है, मैंने जो चीज़ बोली है यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओ सॉरी प्रेशर बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि dP अपॉन dt जो है दैट इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड राइज विद इंक्रीज इन प्रेशर और वाइस वर्सा, इंक्रीज भी होगा और बॉइलिंग पॉइंट जो है लिक्विड का वो प्रेशर के साथ कम भी हो जाएगा। मतलब प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। इसीलिए ये यहाँ पे लिखा है मैंने कि लिक्विड जो है इट विल बॉयल एट लोअर टेम्परेचर लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी तक हमारा यही था कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो लिक्विड है इट स्टार्ट्स बॉइलिंग। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे हम इस प्रेशर का इफेक्ट देख रहे हैं, तो प्रेशर अगर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो नॉर्मल प्रेशर है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ये कैसा है देखिए, मरकरी से अगर हम देखते हैं तो मरकरी का जो वो होता है स्लग होता है वो कितना मूव करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्रेशर जो है वो मरकरी से मतलब नॉर्मल प्रेशर से कम है, मैं सीधा ही बोलती हूँ नॉर्मल प्रेशर से कम है, तो जो आपका लिक्विड है इट विल स्टार्ट बॉइलिंग एट लोअर टेम्परेचर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ दिस प्रेशर ऑन द बॉइलिंग पॉइंट। ये एग्जाम में आता है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट। अब देखिए जब कोई सॉलिड मेल्ट करता है देयर मे बी इंक्रीज इन वॉल्यूम। अगर आप कुछ सब्सटेंस की बात करते हैं जैसे वैक्स है, सल्फर है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे आपने अगर ये वैक्स और सल्फर आपके सॉलिड फॉर्म में हैं तो आप जब इन्हें गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये मेल्ट होंगे। मेल्ट होंगे तो क्या होगा, इनका वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा। एक दूसरा केस है कि इनका जो वॉल्यूम है इट कैन बी डिक्रीज। अगर हम सब्सटेंस बात करें, आइस की बात करते हैं, गैलियम छोड़ो, बिस्मिथ छोड़ो, ठीक है, आपने देखा भी नहीं होगा, आइस की बात करते हैं। आइस का वॉल्यूम जो है जब आप आइस पिघलने लग जाते हैं तो आइस का वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। ठीक है, दो केस हैं आपके पास, एक सॉलिड जब मेल्ट होता है तो वॉल्यूम बढ़ता है एंड दूसरा सॉलिड जब मेल्ट होता है तो वॉल्यूम घटता है। तो यहाँ पे आपके दो केसेस आ गए, V2 इज ग्रेटर देन V1 किस केस में, वैक्स और सल्फर के केस में, तो dP अपॉन dt क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दिस मीन्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सच सब्सटेंसेज राइज विद इंक्रीज इन प्रेशर। मेल्टिंग पॉइंट है वो जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। दूसरा केस क्या है, आइस के केस में बात करूँ तो V2 इज लेस देन V1, सो V2 माइनस V1 क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा तो dP अपॉन dt भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। मीन्स the melting point of such substances decrease with increase in pressure। clear है, decrease with increase in pressure। thus ice will melt at a temperature lower than 0 degree centigrade
when pressure is higher than the normal pressure and that is 76 centimeter of mercury. So ये थे इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे पूछ लेना, आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. एंड नेक्स्ट क्लास में हम ट्रिपल पॉइंट को स्टडी करेंगे. ठीक है. सो हैव अ नाइस डे.